टू ऑल ऑफ यू। आज एक नई शुरुआत। अब क्या है, जेई मेंस आने वाला है, जनवरी आ गई, मतलब अक्टूबर निकल गया, नवंबर आ गया। तो मैंने सोचा कि यार सैम्पल पेपर स्टार्ट किए जाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आज मैं पहला सैम्पल पेपर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक बात और, जैसे मैं हर टेस्ट में कहता हूँ, आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा टेस्ट पेपर दिया हुआ है, तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को देखो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओ पी क्यू आर इज ए सेट स्क्वायर एम एन एन आर मिडिल पॉइंट्स ऑफ ये। चलिए, तो क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ओ पी क्यू आर। ओ मैंने मान लिया ओरिजिन, और पी क्यू आर ये हो गया। और पी क्यू का मिड पॉइंट है एम, और क्यू आर का मिड पॉइंट है एन। और मुझे बताना है रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड द ट्राइंगल ओ एम एन। ओ एम एन ट्राइंगल कौन सा होगा? ओ एम एन ट्राइंगल होगा ये वाला। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स मान लेंगे। ये मान लेंगे 0 0, ये मान लेंगे 2,0, ये मान लेंगे 2,2, और ये हो गया 0,2। तो पी क्यू आर एस का जो एरिया हो गया वो तो हो गया 4। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के लिए ये पॉइंट कितना होगा? 2,1 होगा, और ये कितना होगा? 1,2 होगा। अब 3 पॉइंट्स आए मेरे पास, 1,2 और एक 2,1 और एक 0,0। अब इससे निकाल लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, 1 2 1 2 1 1 0 0 1। तो इससे एरिया आ जाएगा मेरा, हाफ तो बाहर चलेगा, इससे एक्सपेंड कर देंगे तो 1 - 4 यानी कि आ गया 3/2। ठीक है, जब मेरा 3/2 एरिया आ गया तो रेशो पूछ रहा है वो किसका? स्क्वायर का और ट्राइंगल का। स्क्वायर का मेरा आया था 4 रेशो 3/2, तो ये हो जाएगा 8:3। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जेईई मेंस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल दिस meet the line this at a point Q on y-axis the length of PQ। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है उसने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है और सर्कल पे एक P पे टेंजेंट बनाई मैंने। वो P पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन को काट रही है y-axis पे, जहाँ पे ये लाइन काटती है। ये जो लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने Q पॉइंट निकाल लिया। कैसे निकाला Q पॉइंट? मुझे पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट आ गया 0,3। अब देखो QP क्या है? QP है लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसका फॉर्मूला होता है √S1, पता है ना आपको? बस निकाल देते हैं √S1। x की जगह 0 पुट करते हैं 0, और y की जगह 3, और उसका नोट कर देंगे 0 + 9 + 0 + 18 - 2, तो ये आ गया 9 और 18 27, तो 25। ये आ गया 5, मेरा आंसर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पॉइंट। इतने, ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। इसकी फिगर बनाते हैं। पहले हमने बनाया एक पैराबोला, और हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ पे 1,4, और मुझे इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपके दो कंसेप्ट यूज होंगे। पहला कंसेप्ट तो यूज़ होगा कि जब हम एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, दोनों के कंबाइंड इक्वेशन होती है S(S1) = T²। याद आया? हम वही लगाएंगे। S तो मेरा हो जाएगा y² - 4x। S1 हो जाएगा, पुट कर देंगे x की जगह 1 और y की जगह 4, तो ये हो जाएगा 16 - 4 = T होता है। x(x1) मतलब y² की जगह पुट करेंगे y(y1), और x की जगह पुट करेंगे x + x1/2, तो ये हो जाएगा 4y, और इसको धर लिया है -2 × x + 1, इसका होल स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया 12, तो 12y² - 48x = यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाहर आके 4 हो गया, तो ये बचा 2y - x - 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 12y² - 48x = ये हो जाएगा 4y² + x² + 1 - 4xy + 2x और -4y। ठीक है, तो
ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16y² प्लस 4x² प्लस 4 माइनस 16xy प्लस 8x माइनस 8y, और ये हो गया 12y² माइनस 48। आपको लग रहा हो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4y², है ना, हो जाएगा ना। और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे 4x² है ही, और ये हो गया 16xy, और ये हो गया। बस इसकी ज़रूरत है हमें बेसिकली ये है पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन। इसमें हमें a b और h चाहिए होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। पता है ना, वेरी गुड। तो इसमें h कितना हो गया, h हो गया मेरा 8, a हो गया 4, b हो गया 4, पुट कर देते हैं वैल्यू 2√64 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये आ गया मेरा 264 माइनस 16 कितने होते हैं, 48। 48 को लिख सकते हैं हम 4√3, है ना, 4√3 और अपॉन 8 आ गया, 8 से 8 कट गया, √3 आ गया, tan थीटा √3 कब होता है, π/3 पे, तो मेरा आंसर आ गया π/3। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया π/3। ऑप्शन है, यस बिल्कुल है ऑप्शन। अगला चलते हैं। अगला है, ये 2 बार प्रिंट हो गया गलती से। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। मीन हमें दे रखा है 49 है। हमें डिस्कवर्ड हुआ कि यार 3 आइटम जो थे वो इतने थे और इतने रीड कर लिए गए, तो इनका सम कितना बैठता है जी, 60 और 70 130, 130 और 80 210 इनका सम बैठता है, और इनका सम बैठता है 4 और 20 60 110। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 100 आइटम का मीन अगर 49 है तो उनका टोटल कितना होगा, उनका टोटल होगा 4900, और गलती से ये पढ़े गए तो मुझे, मतलब पढ़े तो मैंने ये, पर मुझे करना था ये, तो इसमें से मैं इनको माइनस कर दूंगा और इनको प्लस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 5000 और अपॉन 100 कर दूंगा, नया मीन आ जाएगा 50, जो कि आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं जेईई मेंस में। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ द देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। पहले मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा a आ गया 1 और b आ गया √3। अब सीधा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स b अपॉन a, ये होता है एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स √3, यानी कि 2 इंटू π/3, 2π/3 मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा है P इम्प्लाइज Q और R इज़ फॉल्स, है ना। अब पहले सोचो कि कोई भी P इम्प्लाइज, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ K मान लूँ, तो P इम्प्लाइज K फॉल्स कब होता है, फॉल्स तब होता है जब हमारा P फॉल्स हो और ये भी या ट्रू हो। ठीक है, तो ये सॉरी ये ट्रू, मैं उल्टा बोल दिया मैंने, ये हमारा ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तब हमारा ये फॉल्स आता है। तो ये P तो ट्रू हो गया हमारा। अब P ट्रू में एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अब बचा ये फॉल्स, यानी कि Q और R, ये फॉल्स कब होगा, जब ये दोनों फॉल्स होंगे, और कोई तरीका नहीं है तभी फॉल्स होता है ना। और का मतलब होता है अगर ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू है तो भी ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू है तो भी ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स होंगे तो ही मेरा फॉल्स होगा। तो इसका आंसर TFF होना चाहिए। हालांकि इसमें मिसप्रिंट है, ये TTF नहीं है, ये TFF कर लीजिए। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, या मतलब इस किसी को चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन इज TFF। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट का क्वेश्चन है। तो x टेंडिंग टू 0 है। सबसे पहले क्या किया मैंने, ऊपर लगाया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, वो होता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे एज इट इज़ चल रहा है हमारे पास sin 3x इंटू sin 5x। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मैं, कोई एल रूल नहीं है, सिंपल बेसिक से। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो sin² आ जाएगा, तो ये आ गया sin²x, ये आ गया 1 प्लस cos² प्लस cos x, नीचे आ गया मेरे पास sin 3x sin 5x और 1 प्लस cos x। अब बनाते हैं सिस्टम। हमने क्या किया,
यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड, यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई, 5x से डिवाइड। नाउ दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब लिमिट लगानी है बस हमें। लिमिट लगाते हैं एक्स को 0 तो cos 0 1, ये 1 तो ये ऊपर तो हो गया 3, नीचे हो गया 3 तो ये गिरा एक, 5 ये रहा और 2 ये रहा, ये कट गया 1/10 मेरा आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुड, ग्रेट। अगला क्वेश्चन हमने देखा साइन इनवर्स एक्स इज प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 तो होता है, और मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, राइट। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब या तो आप इसको कॉस में चेंज कर दो या इसको साइन में, तो इसको साइन में कर लेते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ साइन में हटा देते हैं। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2y वाई डैश प्लस 2x इज इक्वल टू 0, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स अपॉन वाई। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल जी ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, हो रहा है? बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये दे रखा है टेंजेंट दे रखा है ऑन इतने कट्स द एक्स एक्सिस एट टी, मुझे ए टी निकालना। तो पहले टेंजेंट के क्वेश्चन निकाल लेते हैं जी। ये टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है 12th क्लास में जो चैप्टर है। पहले मैंने निकाला dy/dx, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x और इसका 0 हो गया। अब मैंने dy/dx में पॉइंट पुट कर दिया, यानी कि x की जगह 2 पुट कर दिया, तो आ गया 4 3 जा 12 माइनस 8, यानी कि 4 आ गया। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना इक्वेशन टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये काट रही है x एक्सिस को, तो y 0 होगा, तो मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया -4 इक्वल टू 4x माइनस 2, ये आ गया -1, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब जहाँ पॉइंट काट रहा है वो है 1,0, ये पॉइंट आ गया t और a मुझे दे रखा है। सिंपल a t की लेंथ निकाल लो, कुछ नहीं करना है आपने। x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा अंडर रूट 1 प्लस 16 यानी कि रूट 17। ऑप्शन देखो है क्या ऐसा? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है the value of a for which the function this has extremum at x is equal to π/3। तो एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होती है पता है ना आपको? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं पता है ना आपको? जब हम f डैश x को 0 पुट करते हैं, उससे जो x की वैल्यू आती है उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले मैं f डैश x निकाल लेता हूँ। उसका डिफरेंशियल आएगा a cos x प्लस cos 3x। अब इसको 0 पुट करूँगा तो मेरी x की वैल्यू π/3 आनी चाहिए, तो मैंने इसमें x की जगह π/3 पुट कर दिया, तो a cos π/3 प्लस cos पाई इक्वल टू 0। cos π/3 होता है 1/2, ये होता है -1, a की वैल्यू 2 आ गई। कितना छोटा क्वेश्चन, इससे छोटा क्वेश्चन जे इमेज में कैसे आ सकता है? अभी जैसे जैसे मेरे टेस्ट पेपर आएंगे वैसे वैसे लेवल इंक्रीज़ करूँगा। अभी पहला पेपर है इसलिए आसान पेपर दिया है, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इंक्रीज़ करता रहूँगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ एट लीस्ट 1 रूट बिटवीन। अब देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए रोल्स थ्योरम क्या होती है। रोल्स थ्योरम ये होती है कि अगर मेरा f डैश x को मैंने 0 पुट किया है और जो मेरा फंक्शन है f(x) वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएशन भी है, और f0 इज इक्वल टू f1 भी है, मतलब fa इक्वल टू f भी कहते हैं। हम 0 1 भी लेते हैं क्योंकि 0 1 दे रखे हैं। fa इक्वल टू f भी है, तो f डैश x 0 रखेंगे तो इसका एक रूट, एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन a और b होना चाहिए। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है इसके रूट एटलीस्ट इसके बीच में होनी चाहिए, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड f डैश x। ठीक है, तो पहले हम f(x) निकालते हैं। अब मुझे f डैश x दे रखा है, f(x) कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, इंटीग्रेशन कर दो ना। तो इसका आएगा 3ax³ प्लस 2bx² प्लस cx। तो ये आ गया ax³ प्लस bx² प्लस cx आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मैंने आपसे कहा था fa इक्वल टू f भी है, a मेरा कितना है 0, b मेरा कितना है 1। तो जब मैं 0 रखता हूँ f0 मेरा 0 आ रहा है और f1 जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है बता दो जरा फटाफट। वो आ रहा है a प्लस b प्लस c।
तो अगर ये है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन दिया हुआ है मुझे, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें बनाया इसका होल स्क्वायर, तो मैंने इसको तो ऐसे ही रखा और मैंने यहाँ पे 6x प्लस 9 लिख दिया, माइनस एक्स माइनस 2 लिख दिया और नीचे आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन साइन चल रहा है, चलिए जी, तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर अलग और इसके नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर अलग। ये तो कट गया, तो ये तो आ गया e की पावर x माइनस ये आ गया e की पावर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है और इसमें मैंने क्या किया, x प्लस 2 को चेंज कर दिया, मैंने इसको लिख दिया x प्लस 3 माइनस 1 और दोनों के नीचे अलग अलग x प्लस 3 का स्क्वायर लूँगा, तो मेरा बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला होता है e की पावर x fx प्लस f डैश x, इसका सीधा आंसर होता है e की पावर x इंटू fx। तो ये मेरा अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन यही है, तो ये मेरा fx हो गया, तो इसका पूरे का आंसर हो गया e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 3। बस e की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, तो ये आ गया e की पावर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 और प्लस c आ गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन दे रखा है दिस इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू हो गई x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमें एक दे रखा है ये, तो मैंने आपको बताई थी माइनस ए से अगर a लिमिट हो और फंक्शन कोई भी हो तो हम इसको लिखते हैं 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने ये किया, मेरा एफ एक्स माना जाएगा ये पूरा, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 और लॉग एफ एक्स तो एज इट इज़, और एफ माइनस एक्स कैसे निकालते हैं पता है ना, बस x की जगह माइनस एक्स पूछ रहे हो, 2 साइन माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन माइनस एक्स। अब साइन का माइनस तो बाहर आ जाता है भाई, तो मैंने साइन का माइनस बाहर ले लिया, तो लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ये हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो जब लॉग ए इंटू बी लगाऊंगा तो एक मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा पता है आपको, ये सब कट जाएगा, मतलब log 1 आ जाएगा। अब पता है आपको log 1 कितना होता है, बता दो फटाफट, पता 0 होता है ना, तो log 1 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0, कुछ करना ही नहीं है आपने। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट मुझे निकालना है एरिया इंक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड x। मेरी पूरी एक ग्राफ पे पूरी सीरीज़ है, अगर आपको देखनी हो तो, अगर आप कहो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो पहले ग्राफ बनाएंगे, मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वो आप वीडियो में देखिएगा। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है माइनस पाई। तो मुझे निकालना है मॉड एक्स इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू माइनस पाई और प्लस पाई। इसका मतलब मुझे जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालना। तो मैं एक निकालूंगा, 2 क्यों निकालूंगा भाई, मैं एक निकालूंगा, इसको ट्वाइस कर दूँगा। तो लिख लेगा एरिया कैसे, साइन एक्स लिमिट 0 से पाई, बस इसका डबल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 इसका होता है कॉस एक्स होता है 0 से पाई, तो ये हो गया 2 कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 मॉड होता है, इसलिए 4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले मैंने ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। तो मैंने डी वाई को यहाँ रोका और डी एक्स को उधर लेके डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, माई बैड, और अपॉन एक्स। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, बस रख देंगे वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स कॉमन ले कट रहा है, तो v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1।
अब इस v से ये वाला v कट गया, अब मैंने x को अलग v को अलग, तो dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, बोथ साइड करते हैं इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ये मेरा आ गया। और v की वैल्यू पुट करते हैं साथ साथ y अपॉन x, तो ये हो गया y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अच्छा, कुछ दिया हुआ है क्या हमें दिया हुआ y इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ गई, पुट कर दिया तो ये खत्म हो गया। बेसिकली मेरा आ गया साइन इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है y एट e की पावर पाई बाई 2, यानी कि x की वैल्यू ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है मुझे। तो मैंने x की वैल्यू दी e की पावर पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स y अपॉन e की पावर पाई बाई 2 इज इक्वल टू लॉग e की पावर पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, लॉग e 1 होता है, तो y अपॉन e की पावर पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होता है, तो y की वैल्यू आ गई e की पावर पाई बाई 2, यही मेरा आंसर है। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एंगल 0 से 90 के बीच में है, और हम निकालते हैं कॉस थीटा होता है मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होते ही हैं, ये भी पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए डॉट बी भी पॉजिटिव होगा, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, वो आ रहा है 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ रहे हैं लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 प्लस माइनस प्लस, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ये तो आई इसके क्वेश्चन से। वो कह रहा है बी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्सिस, इसका मतलब जो बी के डायरेक्शन रेशियो हैं वो सारे नेगेटिव हैं, ऐसा कह रहा है वो। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या हुआ भाई? अगर कोई वेक्टर है, अगर वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इट मीन्स उसका डायरेक्शन रेशियो नेगेटिव है। इसके डायरेक्शन रेशियो है 2 लैम्डा लैम्डा और -1, तो इसका मतलब ये दोनों, ये तो नेगेटिव है ही, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, तो लैम्डा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब हुआ ये 0 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा आंसर हुआ -∞ से 0। ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। अगला है v दिया हुआ है हमें, w दिया हुआ है और u इज़ ए यूनिट वेक्टर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ uv, ये इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। ठीक है, और u हमें दे रखा है यूनिट वेक्टर, यानी कि मॉड u हमें 1 दिया हुआ है। u मान लिया हमने xi प्लस yj प्लस z के मान लेते हैं फिलहाल, और हमें ये भी गिवन है कि मॉड u इज इक्वल टू 1 है, बिकॉज हमें गिवन है u इज ए यूनिट वेक्टर। तो बात करते हैं पहले STP की। मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मैं लिखूं u v w STP, तो इसका मतलब होता है u डॉट v क्रॉस w। आप किसी भी दो में क्रॉस लगा सकते हो और किसी भी एक में डॉट लगा सकते हो, तो ये इसका मतलब हो गया। तो पहले मैं u क्रॉस, मुझे u और v गिवन है, मतलब v और w गिवन है, तो पहले मैं सबसे निकाला v क्रॉस w निकाल लेता हूं, तो i j k 2 1 -1 1 0 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व में आएगा 3i 3, ठीक है जी। फिर माइनस j से करेंगे तो 6 + 1 7j, ये आएगा माइनस के 7j, और फिर k से करेंगे तो 0 -1 माइनस के आ गया, ये मेरा आ गया दिस क्रॉस दिस। अब मान लो मैंने इसको ना एक p वेक्टर मान लिया, तो मुझे u डॉट p की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, और p मेरा ये रहा। ठीक है, तो u डॉट p होता है मॉड u मॉड p कॉस अल्फा, और मैंने अल्फा मान लिया u और p के बीच में एंगल, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। मॉड u मुझे दे रखा है 1, क्यों दे रखा है? क्योंकि u दे रखा है मुझे यूनिट वेक्टर, और मॉड p मैं निकाल सकता हूं इससे, तो इससे आ जाएगा √9 + 49 + 1, यानी कि √59, और कॉस अल्फा एज इट इज। अब मुझे निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है इसकी मैक्सिमम के लिए मुझे किसको मैक्सिमम करना पड़ेगा? कॉस अल्फा को, और कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसलिए इसका आंसर आ गया √59, दैट इज ऑल। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन
पासिंग थ्रू इतने एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतने। चलो जी पहले फिगर बनाते हैं इसकी। ये एक प्लेन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि लाइन जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। और मुझे इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है 1 1 1 से। तो इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहली यूज तो होगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पहला होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, और दूसरा होगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू प्लेन। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस प्लेन, ये जो लाइन है, इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर है जिसे हम लाइन का बी वेक्टर बोल देते हैं, और वो हमारा नीचे वाला होता है, वो होता है 3i प्लस 0j प्लस 4k। और वो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि वो इस तरफ होगा, जो कि प्लेन के लिए एन वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि एन वेक्टर होता है प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। और प्लेन पर एक पॉइंट मुझे गिवन है, तो पहले प्लेन की क्वेश्चन निकालते हैं। r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। आर लेते हैं हमेशा हम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई प्लस जे प्लस के। मैंने ए लिया है मैंने पॉइंट, ये पॉइंट जो दे रखा है, और डॉट करेंगे एन वेक्टर से। एन वेक्टर हो गया 3i प्लस 0j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगी मेरी प्लेन की इक्वेशन। निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 0 इंटू वाई माइनस वन प्लस 4 इंटू जेड माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मुझे इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ओरिजिन से। तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं पहले, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है मुझे x1 y1 z1 से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन टू ए पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इसमें। हमें ये प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है 0 0 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 5। क्या देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ जी, ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा अभी तक जो एकदम बहुत ज्यादा ट्रिकी हो। आगे चलते हैं। A point in which the joint this and this is met by perpendicular from origin। तो इस पर फिगर बना लेते हैं पहले। ये पॉइंट है मेरे पास -9 4 5, और ये पॉइंट है मेरे पास 11 0 -1, और एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0 0, और मुझे डालूंगा इसे परपेंडिकुलर। मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। इसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ ए बी। दो पॉइंट से जब इक्वेशन निकालते हैं सबको पता होगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन Z2 माइनस Z1। मैंने इसको माना है x1 y1 Z1, और इसको माना है मैंने x2 y2 Z2। आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया x प्लस 9 अपॉन 20 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू Z माइनस 5 अपॉन माइनस 6। अब मैंने P पॉइंट को लेट करना है, तो मैंने इसको मान लिया लैम्डा। तो x की वैल्यू आएगी 20 लैम्डा माइनस 9, y की वैल्यू आएगी माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 4, और z की वैल्यू आएगी -6 लैम्डा प्लस। ठीक है, ये मैंने पॉइंट मान लिया ये वाला, और मुझे ऑलरेडी सी पॉइंट गिवन है। तो ये जो पी पॉइंट हो गया, ये हो गया 20 लैम्डा माइनस 9 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 -6 लैम्डा प्लस 5। अब मैं निकालूंगा सी पी वैक्टर P माइनस सी से, तो वो यही आएगा क्योंकि सी तो मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 लैम्डा माइनस 9i प्लस 4 माइनस 5 लैम्डा j प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा के। अच्छा, अब देखो, आपको दिख रहा होगा सीपी वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये है, और जो मेरा नीचे वेक्टर आया था ये वाला, ये से कहते हैं लाइन का बी वेक्टर। मैंने अभी डिस्कस किया था, जो लाइन के पैरेलल होता है, यानी कि ये वेक्टर होगा। तो इस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट 0 होगा। इसका मतलब सीपी का बी वेक्टर में लेता हूं तो वो आएगा 20i माइनस 5j और -6, ठीक है। ये 5 कैसे हो गया? ये तो 4 ही था।
माय बैड, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4। अब इनकी डॉट कर देते हैं। तो 20 इंटू 20 लैम्डा माइनस 9 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 इंटू 5 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे लैम्डा निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 400 लैम्डा माइनस 180 माइनस 16 प्लस 16 लैम्डा और माइनस के 30 और प्लस के 30 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 400 और 16 और 30 ये हो गए 446 लैम्डा और इधर हो गए 180 प्लस 16 प्लस 30, ये कितना हो गए जी 180 में हमने माइनस, ठीक है तो 180 और 30 कितने हो गए 210 और 16 236। ये तो बड़ा गंदा सा आ रहा है, तो 226 आ रहा है। तो कुछ तो मिस्टेक है हमारी, क्योंकि इतना गंदा तो नहीं आना चाहिए। तो कहीं चेक करते हैं मिस्टेक तो नहीं देगी हमारी, गलती दिखी तो सही। हमने 6 6 जा 36 होता है, हमने गलती 30 तो 36 आएगा यहाँ पे हो जाएगा 452 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 226 अपॉन 452 यानी कि 1/2। बस आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं एक बार 1/2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 1, यहाँ पुट करेंगे तो -2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 1,2,2 ऑप्शन चेक है कैसा, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे है द पॉइंट इन विच जॉइन दिस एंड दिस, ये तो दोबारा हो गया, दोबारा आ गए, सॉरी माय बैड। आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m with the straight line this is parallel to the plane this। ओके, अब ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, एक होती है 4x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमें दो चीज निकालनी होती है, एक तो होता है लाइन का ए वेक्टर और एक होता है बी वेक्टर। ए वेक्टर होता है पॉइंट ऑन द लाइन और बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर टू ए लाइन। ठीक है, तो पहले बताता हूं पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं। बेसिकली हम इसे कंसीडर करते हैं कि दो प्लेन हैं ये, और दो प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। मतलब एक प्लेन अगर मैं ये मान लूं और एक प्लेन वेक्टर ये मान लूं, तो जो मेरी लाइन बनेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैं इन दोनों के एन वेक्टर का क्रॉस निकालूंगा तो मेरा लाइन आ जाती है। तो बेसिकली मैं 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 3 4 इनका क्रॉस निकालूंगा तो मेरी लाइन का बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हो गया -8 प्लस 3, माइनस जे से निकालूंगा 12 माइनस 4 प्लस के से निकालूंगा -9 प्लस 8। तो मेरा एन वेक्टर मतलब लाइन का बी वेक्टर आ गया माइनस के 5i और माइनस के 8j और माइनस के k। ठीक है, अच्छा ये मेरा लाइन का बी वेक्टर आ गया। अब वो कहता है जी लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। तो अगर कोई भी प्लेन है वो उस लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो एन वेक्टर होगा वो लाइन के बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का एन वेक्टर होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो वो होता है 2i माइनस जे प्लस एम के। तो मैंने इसका इससे डॉट 0 रख दिया, तो माइनस के 10 माइनस के प्लस के 8 और माइनस के m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -2 आ गया। ये मेरा आंसर है। ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है 5 डिफरेंट थिंग्स आर प्लेस्ड इन रैंडम 3 डिफरेंट बॉक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग देम सच दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। चलिए जी सोचते हैं इसे। 3 बॉक्स है हमारे पास और मुझे 5 बॉल बिठानी है। तो पहले टोटल तरीका निकाल लेते हैं। टोटल तरीके सबको पता ही होगा। अगर पहली बॉल पहली थिंग जो पहली थिंग होगी 5 थिंग है 1 2 3 4 5, इसके 3 तरीके होंगे क्योंकि 3 बॉक्स है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, तो सबके 3 तरीके होंगे। 3 की पावर 5 ये हो गया मेरा टोटल तरीके आ गए 3 की पावर 5। अब मैं कह रहा हूं कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं जाना चाहिए, तो इसके 2 ही तरीके होंगे, मतलब 2 केसेस होंगे। पहले केस में कि एक में 2 दूं, एक में 2 दूं और एक में 1 दूं, या दूसरा केस होगा एक में 3 एक में 1 एक में 1। तो पहले मैं ये केस लेता हूं। 5 बॉल है टोटल, मैंने 5 में से पहले 2 बॉल छाटी, फिर मैं बची 3 बॉल, 3 बॉल में से मैंने फिर 2 बॉल छाट ली और बची 1 बॉल, उसको छाटने की जरूरत नहीं है। और ऐसे 3 तरीके होंगे। 3 क्यों होंगे, देखो ना, 2 2 2 1 2 1 2 और एक
1 2 2, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसी तरह से इसको देखूंगा, पहले 5 में से 3 बॉल छाटूंगा, 5C3, फिर बचेंगी 2 बॉल, 2 में से 1 बॉल और एक तरीका एक ही होगा, इंटू 3 कर दूंगा। ये आ गए वो तरीके जिसमें एक बॉक्स भी एम्प्टी नहीं होगा। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5C2 10, 3C2 3, तो 5 दिया, मतलब 10 इंटू 3 30 आ गया, इंटू 3 प्लस ये भी 10 होता है और ये 2 होता है, इंटू 3, तो ये आ गया 90 और 60। ये आ गया, टोटल आ गया मेरे पास 150, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकाले तो 150 अपॉन 3 की पावर 5, 3 कॉमन ले काट देंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 4, तो ये आ गया 50 अपॉन 81। देखना ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, आगे चलते हैं। Two persons A and B toss a die one after other. The person throws 6 wins the game. A star. ये मैंने जब मैंने प्रोबेबिलिटी क्लास ली थी, आप देखिएगा उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी कराया था। अगर ए गेम शुरू करता है और मुझे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो पहले ए का 6 आ गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/6। तो अगर मैं ए को जिता रहा हूं तो हो सकता है ए का पहली बार में 6 आ जाए, तो ए का पहली बार में 6 आ गया, या ए ने थ्रो किया 6 नहीं आया, बी ने थ्रो किया 6 नहीं आया, ए ने किया आ गया। मैं बी को क्यों नहीं जिता रहा? क्योंकि मुझे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए मैं बी को नहीं जिता। थर्ड केस में कब जीतेगा? जब ए का नहीं आएगा, बी का नहीं आएगा, फिर ए का नहीं आएगा, फिर बी का नहीं आएगा, फिर ए का आ जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा गेम। ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। इसका सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होती है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, वो आएगी 25/36। सॉल्व कर लेंगे इसे, 1/6 इंटू 36 अपॉन 11, तो मेरा आ गया 6/11। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है द एक्सपेंशन दिस हैज ए पॉलिनोमियल। अच्छा, मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, तो मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने इसको ना y मान लिया, तो ये हो गया x² प्लस वाई की पावर 5 प्लस x² माइनस वाई की पावर 5। अब मैं दोनों को एक्सपेंड करूंगा, तो मैं इसको करूंगा 5c0 x की पावर 10 प्लस 5c1 x की पावर 8 हो जाएगी, y की पावर 1 आ जाएगी, प्लस 5c2 x की पावर 6 y² प्लस 5c3 x की पावर 4 y³ प्लस 5c4 x² y4 प्लस 5c5 x हट जाएगा और y की पावर 5 आ जाएगी। जब मैं इसको खोलूंगा तो सेम टर्म आएंगी, बस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो जो माइनस वाली टर्म आएंगी, जो प्लस कर रहा हूं, तो कट जाएंगे, यानी कि ये टर्म भी कट जाएगी, ये टर्म भी कट जाएगी, ये टर्म भी कट जाएगी, बाकी तीनों टर्म डबल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया x की पावर 10, 5c2 होता है 10, तो 10x की पावर 6 y², और 5c4 5 होता है प्लस 5x² y की पावर 4। इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने y किसको माना था? मैंने माना था इसको, मैंने y माना था, तो मैंने इसको y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 6, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर 6 माइनस 1 प्लस 5x², और इसका 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट डिग्री। डिग्री क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x उसे बोलते हैं डिग्री। अब हाईएस्ट पावर गिन लेते हैं कितनी है। देखो, यहाँ तो 10 पावर है हाईएस्ट, यहाँ पे आएगी 12 पावर हाईएस्ट, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 12 आएगी, 12 में 2 ऐड हो जाएंगी, 14 आंसर आ जाएगा। मेरा हाईएस्ट पावर 14 आ गई, 14 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिग्री निकालनी तो मैं डिग्री निकालूंगा ना खाली, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मॉड z की, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है z1 माइनस z2 का होल मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड, है ना? पढ़ा है ना आपने भी? हाँ, गुड। तो हमने z माइनस 4/z को लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे z को मान लिया z, और ये हो गया 4/z। इसकी वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस 4/mod z। मैंने मॉड z को मान लिया y, तो ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू y माइनस 4/y। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y² माइनस 4, सबको एक तरफ ले आया, y² प्लस 2y माइनस 2y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16 नहीं 4 आएगा, माय बैड।
4 और 4ac 16 आएगा, हाँ, अपॉन 2, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस √20 अपॉन 2 कॉमन ले काट देंगे तो 1 प्लस माइनस √5 आ जाएगा। फिर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा और लेस देन साइन है तो एक वैल्यू आएगी 1 माइनस √5, एक आएगी 1 प्लस √5, यानी कि वैल्यू इसके और इसके बीच में होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ये और मिनिमम वैल्यू हो गई ये। मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस √5, मुझसे मैक्सिमम पूछ रहा है 1 प्लस √5, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 85 ये है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है इसकी, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपने, आपको फॉर्मूला पड़ा है log z का, log a बेस b को लिख सकते हैं हम log a अपॉन log b, पता है ना? तो मैंने सबको लिख दिया ऐसी, तो ये हो गया log y अपॉन log x, ये हो गया log z अपॉन log x, ये हो गया log x अपॉन log y, और ये हो गया 1, और ये हो गया log z अपॉन log y, ये हो गया log x अपॉन log z, ये हो गया log y अपॉन log z, ये हो गया 1। तो सिंपली क्या करना है मुझे पहली रो में log x से मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी रो में log y से, तीसरी रो में log z से। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन log x log y log z, क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी, मतलब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। यहाँ हो जाएगा log x, यहाँ हो जाएगा log y, यहाँ हो जाएगा log z, यहाँ हो जाएगा log x, यहाँ हो जाएगा log y, यहाँ हो जाएगा log z, यहाँ हो जाएगा log x log y log z। अब इसकी तीनों रो सेम आ रही है और हमने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 0 आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 5 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, डिविजिबल बाय 30, और मुझे यूज करना है इसके। तो अगर कोई नंबर 30 से डिवाइड करता है तो वो 10 से और 3 से डिवाइड करेगा। तो ये बात तो कंफर्म होगी, जो मुझे नंबर बनाना है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 से कब नंबर डिवाइड होता है? जब उसमें लास्ट में डिजिट 0 आती है, यानी 5 में यहां तो 0 फिक्स हो गई और ये 0 हट गई। अब मुझे बनाना है केवल 4 डिजिट नंबर, और बाय यूज करना है मुझे ये 5 डिजिट, और वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है पता है ना आपको? सबका सम 3 से करना चाहिए। तो मुझे ऐसे 4 नंबर छाटने जो 3 से करते हो, जिनका सम 3 से करता हो। तो मैंने छाटे 1 2 9 9 और 2 11, हाँ हो गए 1 2 4 5, एकदम एक सेट तो ये आ गया। अच्छा, और सेट आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है। अगर मैं 3 को इंक्लूड करूंगा तो मुझे एक नंबर हटाना पड़ेगा जो 3 का मल्टीपल हो। इसमें 3 का मल्टीपल कोई नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है 1 2 4 5, और इसको अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे चलते हैं। मुझे इस इक्वेशन बताने हैं कितने रूट हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, ये एक काम करते हैं ना, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये तो इससे कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन क्या x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों? जब मैं x को 1 रखूंगा, इस इक्वेशन हम लेंगे ओरिजिनल इक्वेशन, याद रखना, बिना काटे। हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये काटा है, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल इक्वेशन। जब मैं x पे 1 पुट करूंगा तो यहां आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी यहां पे आ जाएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका आ गए नो। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को चेंज किया, इसको लिखा मैंने 90 माइनस 9, और इसको लिखा मैंने 90 माइनस 27, तो 10 9, और ये बन गया cot 9, तो प्लस के cot 9, ये बन गया माइनस कॉमन लेके 10 27 प्लस cot 27, साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, तो ये हो गया साइन 9 अपॉन cos 9 प्लस cos 9 अपॉन साइन 9। ऐसे ये बन गया साइन 27 अपॉन cos 27 प्लस cos 27 अपॉन साइन 27, दोनों का अलग अलग एलसीएम देंगे तो ऊपर तो 1 बन जाएगा। यहाँ आ गया साइन 9 cos 9 अपॉन 1, और यहाँ आ गया 1 अपॉन साइन 27 cos 27। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन 18, और ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन 54। 54 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 36, तो ये बन गया 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन कॉस 36। दोनों की वैल्यू पता है मुझे, इसकी होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4, इसकी होती है √5 प्लस 1 अपॉन 4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 तो कॉमन, ये आ जाएगा √5 माइनस प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4, ये कट गया, ये इससे कट गया, 2 2 4, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, यानी कि मुझे इसको देखो, बेसिकली इसका मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब मैं 2 की पावर 78 को डिवाइड करूंगा 31 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बेसिकली रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने देखा 31 जो होता है वो 32 के नियरेस्ट होता है, और 2 की पावर 5 32 होता है। तो पहले मैं इसे 5 का मल्टीपल बनाऊंगा, तो मैंने 2 की पावर 3 बदल ले लिया, बचा 2 की पावर 75। इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 की पावर 15। ठीक है, तो 2 की पावर 3 ये हो गया 32 की पावर 15। इसको लिखा मैंने 2 की पावर 3 31 प्लस 1 की पावर 15। अब मुझे जब मैं इसे खोलूंगा तो हर टर्म में 31 आएगा, सिवाय लास्ट टर्म के। लास्ट टर्म में प्लस 1 आएगी, और ये बैठा है बाहर 8, तो मेरा 8 आ गया रिमाइंडर, और 8 के नीचे 31 क्योंकि रिमाइंडर मुझे इस फॉर्म में लाना है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, मुझे बताना है ये। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों का स्क्वायर खोल दिया, फिर बात करेंगे। मैंने स्क्वायर खोल दिया, तो इसका स्क्वायर बनेगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 इंटू z2 बार। ऐसी लगा, हाँ, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल z1 z2 बार। तो यार ये तो कट गए, ये तरह के प्लस हो गया, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं z1 को मान लेता हूं r1 cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, और z2 को मान लेता हूं r2 cos अल्फा और cos बीटा प्लस i sin बीटा। जब मैं दोनों यहां पुट करूंगा तो रियल पार्ट आ जाएगा r1 r2, ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस i sin बीटा का मॉड, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ r1 r2, यह बन जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस i sin अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये अल्फा माइनस बीटा कैसे हो गया। यार कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी पूरी सीरीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप पूरा देखिए और बढ़िया हो जाएगा आपका। तो अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा cos अल्फा माइनस बीटा, इसे 0 दिया तो अल्फा माइनस बीटा आ गया π/2 प्लस माइनस, आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, अल्फा पता क्या है, क्या है अल्फा, अल्फा है z1 का आर्गुमेंट, और बीटा क्या है z2 का आर्गुमेंट। तो मेरा आ गया आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस π/2, ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा हुआ टेस्ट पेपर पूरा, 1 घंटा नहीं लगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा में क्वेश्चन हो गया, पेपर हो गया है। तो आपको स्पीड यही रखनी है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर करना है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा इसमें, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ऑलराइट, फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, क्योंकि अब जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए अपना। ऑलराइट, फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।